फोर्स लगाने पर उसके डायमेंशंस में चेंज आता है। ये चेंज ओरिजिनल डायमेंशंस पर कितना डिपेंड करता है, उसी रिलेशन का नाम है स्ट्रेन। मतलब खींचने पर ऑब्जेक्ट कितना लंबा हो जाएगा ये डिपेंड करता है उसकी ओरिजिनल लंबाई पर। ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ेगी। मतलब फोर्स ज्यादा तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है। चेंज इन लेंथ ज्यादा या कम होना ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल लेंथ पर भी डिपेंड करता है। मतलब चेंज इन लेंथ लगाए गए फोर्स के साथ साथ ओरिजिनल लेंथ पर भी डिपेंड करता है। समझते हैं। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है जिसमें से एक की लेंथ 5 मीटर है और दूसरे की 8 मीटर। दोनों पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। ये रहा 5 मीटर वाले का चेंज इन लेंथ और ये रहा 8 मीटर वाले पर चेंज इन लेंथ। दोनों पर फोर्स सेम था बट दोनों के चेंज इन लेंथ डिफरेंट है। ये बिल्कुल साफ है कि जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा थी उसका चेंज इन लेंथ भी ज्यादा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पर। ये जो चेंज इन लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ पर कितना डिपेंड करता है, इसी को कहते हैं स्ट्रेन। मतलब चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे और इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। एल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि स्ट्रेन हमें मिल जाएगा, डेल एल डिवाइडेड बाय एल। आगे समझते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। 3 टाइप के होते हैं, टेंसाइल, वॉल्यूम एंड शियरिंग। वॉल्यूम स्ट्रेन समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है v, फोर्स लगाने पर इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये जो वॉल्यूम में चेंज आया है ये ओरिजिनल वॉल्यूम पर कितना डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। फॉर्मूला इसका बनेगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। दूसरा है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन का मतलब है फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट के सरफेस में जो डिस्प्लेसमेंट आया है, ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के डिस्टेंस, दोनों सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस पर कितना डिपेंड करता है, इसी को हम कहेंगे शियरिंग स्ट्रेन। सिंपल सा फंडा है, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो डिस्टेंस से तो निकल आएगा शियरिंग स्ट्रेन। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें बेस का काम कर रहा है डिस्टेंस और परपेंडिकुलर का काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। शियरिंग स्ट्रेन के फॉर्मूला में हम डिस्प्लेसमेंट की जगह परपेंडिकुलर और डिस्टेंस की जगह पर बेस रख देते हैं, तब स्ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन एक सेकेंड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है शेयरिंग स्ट्रेन टेन थीटा के इक्वल होगा। यहां से हमें शेयरिंग स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला मिल गया कि शेयरिंग स्ट्रेन टेन थीटा के भी इक्वल होता है। अगला टॉपिक है
लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑब्जेक्ट है, उस पर थोड़ा फोर्स लगाने पर शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वही ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाने पर शेप में थोड़ा ज़्यादा चेंज आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और ज़्यादा फोर्स लगाने पर और ज़्यादा इसमें और ज़्यादा फोर्स लगाने पर और ज़्यादा शेप में चेंज आएगा और ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। फिर वही ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर शेप में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, क्योंकि अब डिफॉर्मेशन की हद पार हो गई है, मतलब इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है ऑब्जेक्ट कितने मैक्सिमम फोर्स को झेलकर ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है। इस एग्जांपल में 6 न्यूटन इसका मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है, जिसको झेल कर ये अपनी इलास्टिक लिमिट को रिटेन करके रखता है। 6 न्यूटन के बाद ये प्लास्टिक बिहेवियर अपना लेता है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, मैक्सिमम फोर्स अप टू विच इलास्टिक प्रॉपर्टी इज रिटेन। इसकी पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेस पढ़ा था, इस वीडियो में हमने स्ट्रेन को समझा। अब हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 8 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, जिसमें फोर्स लगाने पर 2 मीटर का चेंज आता है, 2 मीटर का चेंज इन लेंथ होता है। इसमें स्ट्रेन निकालेंगे तो 0.25 आएगा, सिंपल फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। वही इसी यहाँ पर इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था वो 3 न्यूटन का हुआ था, ठीक है। यहीं पर अगर यही 8 मीटर का ऑब्जेक्ट होता, इस पर फोर्स लगाया जाता और इसका चेंज इन लेंथ 4 मीटर हो जाता, मतलब स्ट्रेन कितना होगा 0.5। यहाँ पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है 6 न्यूटन। इस एग्जाम्पल को देख के साफ समझ में आता है कि जब स्ट्रेन 0.25 से बढ़ा के 0.5 कर दिया, तब स्ट्रेस भी 3 से बढ़कर 6 हो गया। मतलब स्ट्रेन को जब डबल कर दिया 0.25 से 0.25 से 0.5 हो गया, तो स्ट्रेस भी डबल हो गया, 3 से 6 हो गया। इस ग्राफ को जिसमें एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस है और सॉरी वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है, इसको देखकर समझा जा सकता है कि स्ट्रेन के बदलने पर स्ट्रेस भी बदलता है, यानी अगर स्ट्रेन को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ता है। यहाँ स्ट्रेन 0 है तो स्ट्रेस भी 0। स्ट्रेन 1, 0 स्ट्रेन था पहले, उसको बढ़ा के स्ट्रेन 1 कर दिया, तो पहले जब स्ट्रेस 0 था वो भी बढ़कर 2 हो गया। जब स्ट्रेस को 1 से डबल करके 2 कर दिया, तो स्ट्रेस भी 2 से डबल होके 4 हो गया। जब स्ट्रेन को 1 से 3 गुना बढ़ाकर 3 कर दिया, तो स्ट्रेस 2 से 3 गुना बढ़कर 6 हो गया। बस यही है हुक्स लॉ। आप स्ट्रेस को जितना बढ़ाओगे स्ट्रेन भी उतना बढ़ेगा। इसमें दो बातें ध्यान रखने की ये है। पहला, ये लॉ सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही काम करता है, और दूसरा, ये लॉ हर मटेरियल पर काम नहीं करता, कुछ मटेरियल्स पर ही ये लॉ ओबे होता है।
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसका कि वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।